गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल जैसा बताए थे आप लोगों को कि नॉर्मल क्लास के बाद रोज आधे घंटे 40 मिनट प्रोबेबिलिटी में हम लोग लाइव स्ट्रीम रहेंगे। अच्छा, उससे पहले अभी बिहार से बीपीएससी से एक वैकेंसी आई थी ऑडिटर की, जिसका रिजल्ट आया है। तो हम लोग की जो फ्लैगशिप ऑर्गेनाइजेशन है दृष्टिकोण आईएएस, उसमें ऑडिटर्स के मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। जो अपने इन हाउस स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुए हैं, तो कोई आप में से या आपका कोई दोस्त अगर किसी का रिटर्न में हुआ हो तो इंटरव्यू के लिए वो आ सकते हैं अशोक राजपथ पे, खुदा बख्श लाइब्रेरी के अपोजिट नवीन कोठी बिल्डिंग में। तो वो आप लोग में से कोई चाहे तो, अगर जिनका हुआ होगा रिटर्न में, तो वो आ सकते हैं दृष्टिकोण आईएएस में, जो अपनी फ्लैगशिप ब्रांड है। जो अब प्रोबेबिलिटी है क्या? तो प्रोबेबिलिटी जो है वो है चांस। चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के घटने की क्या संभावना है, उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और आप देखो, उसका एक बिल्कुल यूनिवर्सल फॉर्मूला है। नीचे में टोटल पॉसिबल आउटकम, जो जो घटनाएं घट सकती है वो हमारा डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, और ऊपर में डिजायर्ड इवेंट, जो हमको चाहिए। मतलब ये समझ लो कि ये वाला हिस्सा पूरी दुनिया हो गई, और ये वाला जो हिस्सा है अपने काम की दुनिया। जैसे कि हम कोई सिक्का उछालते हैं। अच्छा, तुमको कुछ कुछ टर्म मिलेंगे प्रोबेबिलिटी में, क्वेश्चंस में। जैसे एक मिलेगा रैंडम, और हिंदी में इसको लिखते हैं बेतरतीब। अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन पढ़ता है तो वहां पे बेतरतीब लिखा होगा। तो अब बेतरतीब तो सुन के ऐसा लग रहा है कि रैंडम ही बढ़िया था। तो रैंडम का मतलब है इक्वल प्रोबेबिलिटी, बराबर संभावनाएं। मतलब अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया में, तो भारत जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये पहले से हमको पता नहीं है। दोनों के जीतने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। अब आपको कई बार दिखता होगा अनबायस्ड कॉइन। ये अनबायस्ड कॉइन देख के हड़बड़ा नहीं जाना है। अनबायस्ड कॉइन का मतलब है कि ये खोटा सिक्का नहीं है, सोले वाला सिक्का नहीं है। ये इसमें हेड आने की भी वही संभावना है जो टेल आने की है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। ऐसा ही एक पासा में दिखता है, आपको दिखेगा फेयर डाइस। हमने एक फेयर डाइस को थ्रो किया, तो फेयर डाइस का मतलब भी वही है, 1 से 6 तक के आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, पहले से कुछ पता नहीं है। तो हमने लिखा टोटल पॉसिबल आउटकम। अगर हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 2 है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है? 2 है। अब हम चाहते हैं कि हेड आ जाए, तो हमारा डिजायर्ड इवेंट क्या है? हेड। तो हेड टेल में से एक हेड है, तो हेड के आने की संभावना भी 1/2 है, और टेल के आने की भी संभावना 1/2 है। दोनों की 1/2 है। और जब तुम इसको जोड़ोगे तो ये 1 आ जाता है। तो ये 1 का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी का जो लाइन होता है वो 0 से लेकर के 1 तक होता है। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, ये घटना घटेगी ही नहीं। 1 मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट, 100% चांस है कि घटना घटे जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है ना कि भारत के जीतने की संभावना 0.27 है, तो हारने की संभावना क्या है? बस सीधा है, प्रोबेबिलिटी लाइन है 1, तो 1 में से माइनस कर दोगे 0.27, तो 0.73 आएगा।
और बिल्कुल हम लोग स्टेप बाय स्टेप इजी से इजी क्वेश्चन, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे, एक तरह के इतने क्वेश्चन रिपीट कर लेंगे, मतलब तुमको उंगली पकड़ के चलना सिखला देंगे। इस उम्मीद में नहीं कि कल तुम हमारा हाथ पकड़ोगे, बल्कि इस उम्मीद में कि कल तुम भी किसी विद्यार्थी को उंगली पकड़ के चलना सिखला दोगे। तो प्रोबेबिलिटी लाइन जो है वो 0 से 1 तक की होती है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 0.27 होने की संभावना है, तो मतलब नहीं होने की संभावना 0.73 है। तो हम लोग जो अभी सिक्का वाला देख रहे थे, एक सिक्का उछालते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट 2 है, हेड या टेल। लेकिन एक साथ अगर 2 सिक्का उछालते हैं तो 4 है, और एक साथ 3 सिक्का उछालते हैं तो 8 है। अब ये कैसे है मैं तुमको समझाता हूं। एक साथ उछाल रहे हैं तब, ऐसा नहीं कि एक सिक्का हमने उछाल दिया, एक सिक्का उछाल दिया और फिर दोबारा एक उछाले, तो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे से दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर अलग अलग उछाल रहे हैं तो पहले वाला भी 1/2, दूसरे वाला भी 1/2, दोनों की 2-2। लेकिन एक साथ उछाल रहे हैं तो यह होता ऐसे है कि जो टोटल पॉसिबल इवेंट है सिक्का के केस में, हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड या टेल, उस पर पावर उतना ही होता है जितना बार हम कर रहे हैं एक साथ। तो मतलब अगर 2 सिक्का एक साथ उछाल रहे हैं तो टोटल, ये तो फिक्स रहेगा, 2 रहेगा। एक साथ 2 उछाल रहे हैं तो 2 पर पावर 2, एक साथ 3 उछाल रहे हैं तो 2 पर पावर 3, एक साथ 4 उछाल रहे हैं तो 2 पर पावर 4। यही होता है, लूडो खेलते हो ना जो पासा होता है, वहां भी लिखेगा फेयर डाइस। तो फेयर डाइस का मतलब है कि सबके आने की संभावना बराबर है। महाभारत के शकुनी मामा वाला यह पासा नहीं है, एक सेट, मतलब कोई रिगिंग नहीं है। जैसे सिक्का खोटा नहीं है वैसे पासा में भी कोई रिगिंग नहीं है। तो पासा में क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट 6, और 1 से 6 तक के आने की सबकी संभावनाएं 1/6। पासा फेंक रहे हैं तो पहले से पता नहीं है, 1 भी आ सकता, 2 भी आ सकता, 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 6 भी आ सकता। अब 2 पासा एक साथ फेंकेंगे तो 36, मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट 36। कैसे, 6 पर पावर 2 जो तुमको बता रहे हैं, 3 में 6 पर पावर 3, मतलब 216। इस तरह से अगर 2 पासा फेंक रहे हैं तो अब तुम समझो कि अगर हम 3 पासा, एक तुमको एग्जांपल देके समझा दे रहे हैं, 3 सिक्का एक साथ फेंक रहे हैं तो कौन कौन से पॉसिबल इवेंट है, टोटल 8 पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि 3 एक साथ फेंक रहे हैं तो 2 पर पावर 3। मान के चलो कि पहले थ्रो में मेरा तीनों हेड आ गया, दूसरे थ्रो में ये भी हेड, ये भी हेड, ये टेल, तीसरे थ्रो में ये हेड, ये टेल, ये हेड, चौथे थ्रो में ये हेड, टेल, टेल। इसी तरह से ऐसे आ सकता है, टेल टेल टेल, फिर टेल हेड हेड। तो इस तरह से सिक्का को एक साथ हम 3 उछाल रहे हैं तो इतने तरह के 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो अब यही कॉम्बिनेशन से कॉम्बिनेशन और परमुटेशन निकलता है। तो फिलहाल के लिए तुम यही समझो, अभी के लिए, आगे तो हम लोग समझेंगे, अभी के लिए तुम लोग समझो कि जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि एटीएम का पिन, किसी के एटीएम का पिन है 4892, ये ऑर्डर मैटर करता है ना, ऑर्डर मैटर करता है। इसी ऑर्डर में डालेंगे तब पैसा निकलेगा, नहीं तो इनवैलिड पिन में आएगा। तो अगर ऑर्डर मैटर करता है तो वह परमुटेशन है।
और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, 4892 में से किसी भी तरह से डाल दो तुम, 2489, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो ये कॉम्बिनेशन है। अभी के लिए तुम इतना ही समझ लो बस, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का अभी का तुम डिफरेंस यही समझ लो। अब एक चीज और समझो, ये 8 कॉम्बिनेशन 3 कई बार तुमको यही दे देगा, इसी का वैल्यू पूछ देगा। कई बार तुमको यही दे देगा और इसी का वैल्यू पूछ देगा। दोनों का डिफरेंस समझो, ये तो परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। ये 8 चूज 3 है, ये 8 परमुटेशन 3। तो इसका मतलब ये है 3 है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका मतलब है कि 3 बार मल्टीप्लाई तो करेंगे, और फिर ये अगर 3 है तो नीचे में 3 इंटू 2 भी करेंगे, इंटू 1 भी करना है, 3 बार ये भी करेंगे, लेकिन 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां से हमारा एक चीज निकलता है, जो इंग्लिश में इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी में अगर ऐसे लिखा है ना, तो इसका मतलब है 8 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब यह है कि अगर 8 फैक्टोरियल लिखा है तो मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां तक तुमको कर लेना है। 8 फैक्टोरियल का मतलब यही है। 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो परमुटेशन में सॉरी उल्टा बता दिया लगता है। 8C3 का मतलब यह होगा और 8P3 का मतलब यह होगा। तो परमुटेशन में नीचे वाली वैल्यू गायब हो जाती है, डिनोमिनेटर नहीं होता है। कॉम्बिनेशन में यह भी चलता है, नीचे वाले भी आपको लगानी पड़ेगी। तो अभी आप लोग एक काम और करोगे, आप लोग 1 से लेकर के 10 तक के फैक्टोरियल वैल्यू आप लोग को याद रहने चाहिए। 1 से 10 तक के आप लोग को फैक्टोरियल वैल्यू हर हाल में याद होने चाहिए। जैसे 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 6, 4 का 24, 5 का 120, 6 का 720, 7 का 5040। तो आपको जो क्लासरूम है उनके तो बुक में दी हुई है, तो वैल्यू वहां से याद कर लेंगे। जो लाइव स्ट्रीमिंग है एक बार उस वैल्यू को वो बना लेंगे और फिर याद कर लेंगे, क्योंकि ये याद रहने से समय बहुत बचता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस है कि जहां पे ऑर्डर मैटर करता है वो परमुटेशन है, और परमुटेशन में नीचे वाली वैल्यू नहीं होती है। अब जैसे फिर एक एग्जांपल समझो, तुमको लिखा हुआ है अगर 5C2, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, और 5P2 का मतलब है 5 इंटू 4। नीचे वाला हिस्सा परमुटेशन में नहीं आता है। ये देख लो एक बार, क्लियर है? फैक्टोरियल फंक्शन क्लियर है? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। अच्छा, जब हम सिलोजिज्म पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी कि एक क्वेश्चन बराबर पूछता है इस तरह से कि 8 लोग क्लास में हैं, सबने सबसे हाथ मिलाया तो कितने हैंडशेक होंगे। तो हमने बताया ही था कि जितने लोग हैं उससे 1 घटा करके और 2 से डिवाइड कर देना, तो 28 हैंडशेक होंगे। प्रॉब्लम यहां नहीं होती है, प्रॉब्लम जब उल्टा पूछ देता है। एक क्लास में कुछ लोग हैं, सबने सबसे हाथ मिलाया, नंबर ऑफ हैंडशेक 28 हुए, तो कितने लोग हैं, वहां भी घबराना नहीं है। यहां पे डिवाइड करते हैं, वहां मल्टीप्लाई कर देना, 56 आएगा। इसके ठीक ऊपर जिसका स्क्वायर है, 56 के ठीक ऊपर किसका स्क्वायर है, 64, 8 का, तो 8।
ये क्वेश्चन बराबर इस तरह से रिपीट करके पूछता है, तो ये भी डिस्कस करनी जरूरी थी। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम लोगों ने क्या सीखा है? ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे में और ऊपर में जो हमारा काम है। अगर हमको हेड टेल में हेड चाहिए, पासा फेंक रहे हैं तो नीचे में 6 रहेगा, अगर एक पासा फेंक रहे हैं तो हम ऊपर में 3 चाहते हैं, तो एक ही 3 तो है उसमें, तो 1/6 3 के आने की संभावना है। अब अगर हम इवन नंबर चाहते हैं तो 2 4 6 पासा में 3 इवन नंबर है ना, तो फिर ये 3/6 मतलब 1/2 संभावना है इवन नंबर आने की, तो ऑड आने की भी 1/2 है। तो यही एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, नीचे में जितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं उसकी वैल्यू, ऊपर में जो हमको चाहिए, मतलब नीचे में पूरी दुनिया, ऊपर में जो अपने काम की दुनिया है, उसी से मतलब रखना है। ये देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये गिनती करने का बुनियादी सिद्धांत है। कह रहा है ए हैज एक्स ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। ए के पास चुनने के लिए अगर एक्स विकल्प हैं, मतलब हमारे पास अगर हम ए हैं और हमको नोकिया, सैमसंग और सोनी, इन तीनों में से कोई एक मोबाइल चुनना है, तो हमारे पास 3 विकल्प है ना, नोकिया, सैमसंग, सोनी। तो अगर ए के पास चुनने के लिए एक्स विकल्प है, बी के पास चुनने के लिए वाई विकल्प है, एंड शी हैज जेड ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, सी के पास चुनने के लिए जेड विकल्प है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज एक्स इंटू वाई इंटू जेड। एक एग्जाम्पल से समझो, 4 फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, माने फुटबॉल हैज 4 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। 3 क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, मतलब क्रिकेट हैज 3 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। 5 बेसबॉल के प्लेयर हैं, मतलब बेसबॉल हैज 5 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, और 2 चेस के प्लेयर हैं, तो मतलब चेस हैज 2 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 120। ये क्लियर है? उसका सेकेंड पार्ट है, कई क्रियाएं एक के बाद एक करनी है। सेवरल प्रोसेस हैज टू बी फॉर्म्ड इन अ मैनर। फर्स्ट प्रोसेस P वेज, सेकेंड Q वेज एंड थर्ड R वेज। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होगा? P इंटू क्यू इंटू आर। एक तरह का वही है, प्रोसेस भी वही है, चीजें अलग अलग है। जैसे हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्लेसेस कैन बी अवॉर्डेड टू 10 स्टूडेंट्स। समझो कि 10 लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चुनना है। 10 लोग हैं ए से लेकर के जे तक 10 लोग हैं, 10 लोग। उसमें से तुमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चुनना है। एग्जाम दिए हैं या दौर कहीं है, कुछ भी कहीं स्पीच दिए हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देना है। तो समझो उन्हीं ए से जे के बीच में कोई फर्स्ट हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो पहला के लिए 10 विद्यार्थी हैं हमारे पास, उन 10 में से कोई फर्स्ट प्राइज पा जाएगा। जब समझो कि ये बी है जो फर्स्ट प्राइज पा गया, अब सेकंड प्राइज पाने की बारी आई तो बी तो फर्स्ट पा गया, तो अब ये नहीं, सेकंड प्राइज के लिए हमारे पास 9 ही बच्चे बचे हैं, उन्हीं 9 में से कोई एक सेकंड पाएगा। और थर्ड के लिए समझो ये डी है, तो बी और डी फर्स्ट और सेकंड आ गए, तो अब 8 बच्चे में से कोई थर्ड आएगा। तो 10 इंटू 9 720 वेज में उन 10 बच्चों में से अगर पहले से पता नहीं है, कोई रिगिंग नहीं है, सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने की, मतलब रैंडमली एग्जाम लिया गया है, बेतरतीब ढंग से, सबकी बराबर संभावनाएं हैं, तो 720 तरीके से वो 10 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ सकते हैं। यही है ये 2 प्रोसेस, इसको गिनने का बुनियादी सिद्धांत।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलते हैं उसको। अब आप देखो क्या कह रहा है, एक रेस्टोरेंट में जो दो हम लोगों ने देखे ना, कई आपको रेपिटेटिव क्वेश्चन लगेंगे कि एक ही तरह के हैं, लेकिन हमने पहले ही कहा है उंगली, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना, अब तो फिर भी स्कूल में 9th-10th में आ जाता है, 90s के दौर तक, 2000 के दौर तक यही एक ऐसा चैप्टर था। बाकी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री सब स्कूल में कहीं ना कहीं तो पढ़ाई होती थी, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही एक ऐसा हिस्सा था, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जिसकी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी और सब एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है। और दूसरा जो हमने कहा था कि डीआई भी साथ साथ चलेंगे लाइव स्ट्रीमिंग, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बहुत क्वेश्चन रहते हैं, बैंक में 20 के आसपास रहते हैं, बीपीएससी के मेंस में 72 रहते हैं, तो ये दोनों हम लोग लाइव स्ट्रीम साथ साथ चलेंगे। तो जो हम लोगों ने दो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग देखे हैं, उसी पे हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे। रिपीटेटिव लगेगा, आसान भी लगेगा, लेकिन कहा है ना कि उंगली पकड़ के सिखाना है तुमको, ताकि नंबर छूटने नहीं चाहिए। तो एक रेस्टोरेंट में गए, एपेटाइजर जो पहले खाने से पहले खाते हैं, सूप वगैरह जो ऑर्डर करते हैं, मेन कोर्स जो मेन खाना मुख्य भोजन है, और डेजर्ट जो बाद में मीठा खाते हैं। तो कह रहा है इफ देयर आर टू पॉसिबल एपेटाइजर्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एपेटाइजर हैज टू ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। एपेटाइजर के पास चुने जाने के लिए दो विकल्प, मेन कोर्स के पास चुने जाने के लिए 3 विकल्प, और डेजर्ट मीठे के पास चुने जाने के लिए 5 विकल्प। तो कितना अलग अलग तरह का मेनू हम बना सकते हैं कि भाई हमको ये ला दो एपेटाइजर में से, ये ला दो मेन कोर्स में से, ये ला दो डेजर्ट में से, अगर सबसे एक एक ऑर्डर करना है तो। जितने क्वेश्चन आज 8-10 करेंगे सब वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले करेंगे। एक बार में एक एक तरह का चीज उठाएंगे, उस पर कई सारे क्वेश्चन करेंगे। और चूंकि आप लोग तो आज चैप्टर वाइज, कल तो आप लोग चेन रूल में आए थे, पर वो एक कॉन्सेप्ट था, कोई चैप्टर तो था नहीं। बाकी क्लास वाले जानते हैं कि हर चैप्टर पे हम लोग अलग अलग तरह की उठाते हैं और उस पर कई क्वेश्चन कर देते हैं, अलग अलग तरह की कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, और आप लोग देख ही लोगे इसमें प्रोबेबिलिटी में भी। 3 basketball team play in a league against each other at the end of the season। समझो कि ए बी सी आपस में एक दूसरे के खिलाफ बास्केटबॉल खेल रहे हैं, पहले से पता नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो कितना तरह से रैंकिंग हो सकता है, मतलब कोई एक फर्स्ट होगा इनमें से, कोई एक सेकंड होगा, कोई एक थर्ड होगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना। मान लो कि फर्स्ट ए हो गया, ए फर्स्ट हो गया, तो सेकंड के लिए अब ए नहीं बचा ना। फर्स्ट के जो तीनों हैं ए बी सी, अब इनमें से कोई फर्स्ट हो गया, अब जो फर्स्ट हो गया वो हट गया, अब सेकंड के लिए 2 हैं तो वो सेकंड हो गया। अब ये अगर सेकंड हो गया तो थर्ड के लिए ये है। जो भी कोई एक फर्स्ट हो जाएगा वो सेकंड तो नहीं होगा फिर। तो आपस में वो लोग 6 तरह से रैंक कर सकते हैं, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, ए फर्स्ट, सी सेकंड, बी थर्ड, इस तरह से 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपस में उनकी रैंकिंग के। 7 बास्केटबॉल टीम लीग खेल रही है एक दूसरे के खिलाफ, टॉप 3 टीम्स, उसमें कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा, उस 7 में से कोई एक फर्स्ट करेगा। हमने कहा था कि कई बार बोरियत महसूस हो सकती है कि एक ही तरह क्वेश्चन है तो बड़ा आसान है। आसान अब हुआ जिनको पहले से नहीं पता था उनके लिए आसान नहीं था, अब हो गया, ठीक है, रिवीजन हो जा रही है, एक ही तरह के कई क्वेश्चन हो जा रहे हैं, फिर नहीं छूटेगा, एक नंबर आ जाएगा। इन 7 में से कोई एक फर्स्ट, इन 6 में से कोई एक सेकंड, और जो 5 बच गए उनमें से कोई एक थर्ड। 210 तरीके से टॉप 3 टीम हम बना सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इनमें से कोई एक फर्स्ट हो जाएगा।
हो सकता है इनमें से कोई एक सेकंड हो जाए। किसी भी तरह तुम घर में चाहो तो कागज कलम बर्बाद करना चाहते हो कि आज हम दिन भर यही देखबे करेंगे कि कैसे होता है, हम इसको फर्स्ट करेंगे इसको सेकंड, तब देखना कि 210 से ज्यादा नहीं कर पाओगे। 210 से कम या 210 से ज्यादा कर रहे हो तो कहीं गलती की हो, फिर थोड़ा और समय खराब करना, और स्याही बर्बाद करना, और कागज बर्बाद करना, फिर ट्राई करना। वो करना चाहते हो तो, नहीं तो ये समझ लो तुम, यही तरीका है। छह घोड़े दौड़ रहे हैं हॉर्स रेस में। फर्स्ट 3 फिनिशर 6 into 5 into 4, राइट। प्रॉब्लम के लेटर को, प्रॉब्लम में कौन कौन लेटर है? PROBLEM। प्रॉब्लम में 3 लेटर है। निखिल कॉल कर रहा है, बात कर लो। प्रॉब्लम में टोटल 7 लेटर है, कोई रिपीट भी नहीं है तो ज्यादा समस्या नहीं है हमारे साथ। इससे तुमको 7 लेटर वर्ड बनाना है और कोई रिपीट, मतलब एक बार P यूज कर लिए तो फिर P यूज नहीं करेंगे। 7 लेटर, तो इनमें से कोई एक आ जाएगा पहले, मान लो O आ गया, तो सेकंड लेटर के लिए 6 बचा, थर्ड के लिए 5 बचा। तो ये जो बार बार हम लोग करेंगे ना, उससे बचने का ही तरीका हमने तुमको फैक्टोरियल फंक्शन बनाया है, बताया है तुमको। हमने नहीं बनाया, मैंने बताया है तुमको। 7 फैक्टोरियल सीधा 5040। 7 है, रिपीट नहीं करना है, तो इन्हीं में से कोई एक पहले पे आ जाएगा, कोई दूसरे पे, कोई तीसरे पे, कोई चौथे पे। 7 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हम रीअरेंज करके 7 लेटर का 5040 शब्द बना सकते हैं। कभी P पहले पे आएगा तो O दूसरे पे आ जाएगा, P पहले पे है, B तीसरे पे है। तो चाहो तो खूब कागज बर्बाद करना, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसलिए तुमको 2-3 दिन नींद हराम करनी पड़ेगी अगर तुम इसको क्रॉस चेक करना चाहोगे तो। इसलिए वो सब मत करना, समझ लो यही प्रोसेस है। चार फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर, मान लो कि रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला, हरा, व्हाइट, उजला, सफेद, 4 रंग हैं। कितना तरह का तुम सिग्नल बना सकते हो? सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, 1 बिलो द अदर। 2 झंडे एक के ऊपर एक, या एक ऊपर एक उसके नीचे, एक नीचे दूसरा उसके ऊपर। तो समझो कि इन्हीं चारों में से कोई एक आएगा ना, यहां पे आ गया ना, इन्हीं चारों में से कोई, और जो यूज हो गया वो हट गया। अब बचे 3 में से कोई यहां आएगा, है ना। उस वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाले भाषा में ऊपर वाला फ्लैग हैज 4 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, है ना, और नीचे वाला फ्लैग हैज 3 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। 4 into 3 12, सही है। हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर? इवन नंबर किसको बोलते हैं? इवन नंबर सबको पता ही है, जो 2 से जिसमें भाग लग जाए। 2 ही तरह के होते हैं ना, एक ऑड होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, और इवन 0, 2, 4, 6, 8। तो हमको 2 अंकों का सम संख्या इवन नंबर बनाना है इन 5 को यूज करके, और हम रिपीट कर सकते हैं। तो इवन नंबर कैसे बनेगा? जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में इकाई अंक बोलते हैं, इकाई अंक अगर इवन रहेगा तभी तो नंबर इवन रहेगा। अगर 27 में ये है, दहाई अंक 2 है, 10th डिजिट, तो इवन नहीं है ये। 287 बीच का अंक भी है तो भी इवन नहीं है। शुरू का दोनों ऑड भी है लेकिन लास्ट वाला इवन है, तो इवन नंबर हो जाता है वो। तो यूनिट डिजिट हमको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए
यूनिट डिजिट जो मेरा है 2 और 4 में से कोई रहेगा, रहेगा ना। तो मतलब यूनिट डिजिट हैज 2 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, है ना। यूनिट डिजिट हैज 2 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, तो 2। अब कह रहा है डिजिट हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब अगर 2 को हम यहां यूज कर लिए तो ऐसा नहीं है कि 2 को हम फिर यूज नहीं कर सकते हैं, या 4 को यूज कर लिए तो फिर 4 नहीं है, कह रहा रिपीट कर सकते हैं। तो इकाई अंक के लिए 1 2 3 4 5 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। इकाई अंक के लिए 2, दहाई अंक के लिए 5। यूनिट डिजिट हैज 2 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, 2 and 4। टेंस डिजिट हैज 5 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम। और क्यों 5? क्योंकि रिपीट कर सकते हैं, तो 2 4 में से अगर कोई यहां पे इस्तेमाल कर लिए उसको दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 तरीके से हम इन 5 संख्याओं से कोई एक इवन नंबर 2 अंकों का बना सकते हैं, 2 अंकों का इवन नंबर, ठीक है, 10 तरीके से। फोर लेटर्स वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, अर्थ निकले न निकले, क्योंकि डिक्शनरी में तो इतना वर्ड है किसका क्या अर्थ निकल जाए, कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है। तो 4 लेटर वर्ड निकालना है हमको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से। रिपीट नहीं कर सकते, मतलब जिसको यूज कर लिए हैं उसको फिर यूज नहीं कर सकते। तो वर्ड के पहले अक्षर के लिए 10 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, है ना। अब एक को यूज हो गया तो दूसरे के लिए 9 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, 9 विकल्प हैं चुनने के लिए। ये भी यूज हो गया तो 8 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, और फिर 7 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, है ना। इसको सॉल्व करोगे ये 90 होगी और ये 56 होगी। 90 इंटू 56 को करोगे, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 90 गुना 50 4500, 45,000, हाँ आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो। कैसे हुआ? अर्थ निकले ना निकले उससे मतलब नहीं है, 4 अंकों का, 4 लेटर का बनाना है। तो पहले लेटर के लिए 10 है, दूसरे के लिए 9 बचे हैं, 9 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, तीसरे के लिए 8, चौथे के लिए 7, है ना। अब इसका कैलकुलेशन तुमको तो हमने ऐसे बताया कि ऐसे करना, लेकिन ऐसे ना करना। 9 8 जा 72, 72 इंटू 7, वही हम चेक कर रहे थे कि तुम लोग क्या बोलते हो, किसी ने कुछ कहा नहीं तो मैं बता रहा हूं। 72 इंटू 7 14, 7 2 जा 14, 1 आ जाएगा, 7 7 जा 49, 1, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है ना, आगे केवल एक 0 लगा देते हैं, यही तो करते हैं। मैं वही चेक कर रहा था कि तुम लोग इस पे कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो। इसको सबसे आखिरी काम रखना, कुछ नहीं करना है, बाकी काम हो गया तो लास्ट में 0 लगा देना है, बस यही करना होता है। तीन अंकों का संख्या बनाना है, 0 2 3 7 8 और 9 से। रिपीट नहीं कर सकते, मतलब एक बार जिसको इस्तेमाल कर लिए फिर उसको नहीं करेंगे। 3 अंक का मतलब यूनिट, टेंस, 100। अब समझो, पहला जो अंक है, फर्स्ट जो 100 डिजिट जो होगा, यहां पे तुम्हारे लिए कितना ऑप्शन टू चूज फ्रॉम है? 6 है? 6 नहीं है, 5 ही है, क्योंकि यहां 0 नहीं आ सकता। 0 7 8 बनाते हैं तो 0 7 8 इज एज गुड एज ओनली 78। ये 3 अंक का संख्या नहीं है, ये 2 ही अंक का संख्या है। पहले 0 है और 0 के पहले कुछ नहीं है तो 0 का मान नहीं है। जैसे डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल का मान नहीं है, वैसे 0 के पहले कोई नंबर नहीं है तो 0 का मान नहीं है।
तो फिर ये 2 ही अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे चुनने के लिए हमारे पास 5 ही विकल्प हैं, 0 नहीं है, तो 5। ठीक है, ये यहां के लिए हो गया। ठीक है, अब यहां के लिए भी 5 है। अब आप कहोगे कैसे 5 है, आपने तो कहा है कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ध्यान दो, टोटल 6 अंक हैं, 6 में 0 यहां पे यूज नहीं होगा, तो यहां के लिए 5 है, लेकिन जो यूज हो गया वो हट गया, तो फिर हमारे पास 5 है। क्योंकि 078 तो नंबर नहीं होता है 3 अंक का, लेकिन 708 तो होता है। तो यहां के लिए भी 5, यहां के लिए भी 5। अब 2 इस्तेमाल हो गए, तो यहां के लिए 4। अब लाइव स्ट्रीम वालों से हम लोग बीच में अचानक ही ब्लैंक हो गए थे, उनको मालूम चला ही होगा। जैसा कल मैंने बताया ही था, पावर कट हो गई थी। अब पावर कट होने पे डिजिटल बोर्ड का लोड जो है वो इन्वर्टर ले नहीं पाता है, तो जब तक नीचे जा करके ग्राउंड फ्लोर पर फिर जनरेटर चलाई जाती है, फिर स्टार्ट किया जाता है पूरे सिस्टम को, तो ये 10-15 मिनट का समय चला गया आपका। अब मुझे लगता है कई लोग जो लाइव स्ट्रीम रहे होंगे वो अभी जा भी चुके हैं शायद, लेकिन ये समस्या थोड़ी बनी रहेगी। ये पीक पावर कट का टाइम है, जैसा कल मैंने बताया भी था। अब किसी दिन कटे किसी दिन ना कटे, बात कट गई, संजोग है, तो 10-15 मिनट के लिए आप लोग भी ब्लैंक हो गए, हम लोग भी परेशान हो गए थोड़े। नहीं तो अगर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं रहती तो क्लास तो आगे बढ़ जाती नॉर्मल बोर्ड पे। खैर हम लोग यहां पे थे। 3 डिजिट्स का बनाना है 0 to 378 से, तो हमने बताया ही था कि पहला नंबर तो 0 नहीं हो सकता। पहला नंबर के लिए तो 0 नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5, फर्स्ट हैज 5 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, यही बता रहे थे ना हम लोग। सेकंड के लिए फिर 5 हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई एक यूज हो गया, लेकिन अब 0 भी तो यूज कर सकते हैं। 0 to 8 तो नहीं कर सकते, लेकिन 208 में तो 0 का मान है ना, और थर्ड के लिए 4। तो टोटल 100 तरीके से हम लोग इन 5 अंकों से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो, किसी नंबर को दोहरा नहीं सकते तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है ये। 3 डिजिट नंबर 4 इंटू 3 इंटू 2, समझो कि 3 डिजिट नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बताया है। पहले के पास चुने जाने के लिए 4 विकल्प, अब एक इस्तेमाल हो गया, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 2, 24 तरीके से। तीन लोग एक रूम में एंटर किए, 7 कुर्सी है, तो किस तरह से वो बैठ सकते हैं, किस तरह से? ये मत सोचना कि 3 इंटू 2 होगा, हमने बताया 2 तरीके थे ना। पहले पर्सन के लिए 7 ऑप्शन टू चूज फ्रॉम, ध्यान रखना 7 चेयर में से कोई एक चुन लेगा। ये 3 अगर हैं ए बी सी, मान लो सबसे पहले ए घुसा या बी, कोई भी घुसा कमरे में, तो इनके पास 7 विकल्प है, एक पे ये बैठ गया। अब बी के पास 6 ही विकल्प है, क्योंकि इसके गोद में तो बैठ नहीं जाएगा, एक चेयर पे ही बैठ गया है, तब बी के लिए 6। अब सी भी इन दोनों के गोद में तो बैठेगा नहीं, अब 2 चेयर खत्म हो चुकी है, तो 210 तरीके से ये 3 व्यक्ति एक एक चेयर पे बैठ सकते हैं, 4 चेयर खाली रह जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद कल क्लास आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे क्वेश्चन किए हैं, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, नए नए चीजें सीखेंगे। करीब 200 क्वेश्चन आप लोग करा देंगे अलग अलग तरीके से। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई है प्रोबेबिलिटी, अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो बस बेसिक बनी है। ठीक है, थैंक यू। चलो।